हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो साइंस की जो क्लास है उसमें अपन फिजिक्स का एक टॉपिक लेने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ब्रह्मांड में दो जो कोई भी द्रव्यमान पिंड है उन पे जो आकर्षण बल लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूटन ने देखा कि जो है एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है। कोई भी वस्तु है जो ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे की ओर गिरती है। तो प्रत्येक वस्तु जो है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, एक फोर्स कार्य कर रहा है। दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था वो दो द्रव्यमान पिंडों के लिए आया था कि ब्रह्मांड में कोई भी जो दो द्रव्यमान पिंड हैं वो क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो आकर्षण बल जो है, वो बल जो है एफ, वो उन दोनों के द्रव्यमान के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। दो द्रव्यमान पिंड हैं, जैसे एक पिंड ए हो गया और दूसरा पिंड हो गया बी, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो न्यूटन का जो नियम था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो दो द्रव्यमान पिंडों के लिए था। उन्होंने कहा कि दो द्रव्यमान पिंड अपने आप को एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को। तो ये आकर्षण बल जो होता है, एफ जो बल होता है, वो उनके द्रव्यमान जो हैं m1 और m2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात कही कि जो f जो होता है वो दोनों द्रव्यमान पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें दो समीकरण यहाँ से प्राप्त हुई है, नंबर एक समीकरण, नंबर दो समीकरण। तो पहली समीकरण क्या कहती है कि ये जो आकर्षण बल जो था, बल वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान जो हैं, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2, और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, और इनकी दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इस प्रकार हमें ये समीकरण प्राप्त होती हैं। और इसको जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो f बराबर g हम यहाँ यूज करते हैं। g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार हमें f का मान प्राप्त हो जाता है कि f जो होता है f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और यदि हम g जो है यहाँ पर वो है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है ये, और ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम की जो नेचर है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। याद रखना आप लोग, निर्भर नहीं करता है। यदि हम g का वैल्यू निकालें तो g को बाहर निकालें तो g बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। ये g का फॉर्मूला है। g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस प्रकार अपन g का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूटन का, वो दो द्रव्यमान पिंडों के लिए कार्य करता है। दो द्रव्यमान पिंड जो होते हैं उसके ऊपर ये बल कार्य करता है। तो g जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। और अगर g का वैल्यू अपन देखें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है g का वैल्यू। तो याद रखिएगा g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अपन बात करते हैं किससे संबंधित, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। तो सबसे पहले अपन बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो मैंने आपको समझा ही दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य, कोई भी दो द्रव्यमान पिंड हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल जो लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या है कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमने जो बात की अभी न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की बात की हमने, तो आप लोग लिखिएगा इसे कि पहली बात क्या लिखनी है आपको, कि लिखें ब्रह्मांड में स्थित दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य
कार्यरत जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कि ब्रह्मांड में स्थित दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य कार्यरत जो है बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों द्रव्यमान जो पिंड हैं वो उनके, जैसे ये पिंड है A और ये वाला पिंड है B, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। तो जो आकर्षण बल है F वो दोनों द्रव्यमान जो पिंड हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा है दोनों द्रव्यमान पिंडों के मध्य की जो दूरी है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें दो समीकरण प्राप्त हुई है सर कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य कार्यरत जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अपन बात करें, हमें दोनों समीकरण को जब एक साथ लिखते हैं तो हमें फाइनल समीकरण क्या प्राप्त होती है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ G लगा देते हैं। G को हम क्या कहते हैं सर, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है कि G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। G की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये SI पद्धति में है और CGS पद्धति के अंदर देखा जाए तो 6.67 × 10⁻⁻8 जो CGS पद्धति में जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 6.67 × 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर होता है। याद रखिएगा आप लोग, 6.67 × 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर इसका मान होता है कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। और G जो है वो क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है। F बराबर क्या हो जाएगा, G m1 m2/r²। और G का अगर मान निकालना हो तो G को अपन बाहर निकाल लेंगे तो F r²/m1 m2 हो जाएगा। अब बात करें अपन, ये बात समझाई थी मैंने आपको। अब अपन G की विमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, G की विमा की बात करते हैं। तो G जो हम पढ़ रहे थे F बराबर G m1 m2/r² पढ़ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, G को क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। तो G को जब हमने इधर लिया तो F किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F r² m1 और m2 क्या आ जाएगा, G बराबर F r² और F r² इसके बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 और m2 द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर जो F है, F तो क्या है हमारे पास, बल हैं, फोर्स हैं। और बल की जो विमा होती है वो होती है m1 L1 T-2 होती है। तो बल जो है उसका विमा जब हम निकालते हैं वो विमा होती है m1 L1 T-2 इसकी विमा होती है। तो हमने F की विमा यहाँ रखी है m1 L1 T-2। R क्या है, यहाँ पर दूरी है। तो R जो दूरी है तो इसकी विमा हो जाएगी L² और m1 m2 द्रव्यमान है तो m² हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें कि F r² m1 m2, यहाँ पर हम देख रहे हैं m1 L1 T-2 किसकी विमा है सर, बल की विमा है, हमने यहाँ रख दी। और दूरी जो है r² को L² हो जाएगी इसकी विमा और m2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि m1 m2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा ऊपर। तो -2 में से एक प्लस का करते ही तो क्या बच जाएगा, m-1। यहाँ L1 है और L2 है, दोनों विमा गुणा हो जाएगी तो L3 और ये T-2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की जो विमा क्या होती है,
आप बता दोगे m-1 L3T-2 होती है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि जी की विमा बताइए। जी क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी विमा आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी m-1 L3T-2। याद रखना किसकी विमा है, ये किसकी विमा है सर, ये बताइए आप फटाफट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। आप लोग इसको समझना है कि आपसे पूछा जाए कि जी की विमा निकालनी है आपको, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2/r² होता है। जी को बाहर निकाल लेते हैं तो F इंटू r² हो जाएगा, और बटा में m1 और m2 आ जाएगा। तो G बराबर F क्या है यहाँ पर, बल, और बल की विमा क्या होती है, m1L2T-2 होती है। ठीक है, इसके बाद दूरी है ये, तो L इसकी विमा m1L1 होती है। तो यहाँ पर m1L1T-2 जो है वो बल की विमा है, और L2 जो है वो किसकी विमा है, दूरी की। उसके बाद यहाँ m² हो जाएगा, m² ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे m1L3 और T-2, ये किसकी हो जाएगी विमा, m-1L3 और T-2 किसकी विमा हो जाएगी सर, ये विमा हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो जाएगी। हम निकाल सकते हैं इसकी विमा कि m-1L3 और T-2 कैसे निकाला मैंने, क्योंकि बल की जो विमा है m1L1T-2 मैंने यहाँ इनपुट की है, और L2 है तो L1 और L2 मल्टीप्लाई होके L3 हो जाएगा। m2 ऊपर जाते ही m1 जो है उसको माइनस कर देंगे m-2 में से, तो m-1L3, क्योंकि L2 और L1 गुना होके L3 हो जाएगा, और T-2 ये किसकी विमा आ गई हमारे पास सर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा आ चुकी है। समझ गए आप लोग। अब कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं वो हमें याद रखनी है गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित। तो सबसे पहले अपन बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षणकारी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो कौन सा है, आकर्षणकारी बल है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि दो जो द्रव्यमान पिंड हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत उनको ये अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल ठीक है, ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कौन सी बात सत्य है असत्य है, तो हमें याद रखना है कि ये माध्यम की प्रकृति जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्यमान पिंड पर कार्य करता है। न्यूटन का जो नियम था वो दो बिंदु द्रव्यमानों के लिए था, लेकिन हमें ज्ञात हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्यमान पिंड पर कार्य करता है। यह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली जो रेखा जो है उसके अनुदिश कार्य करता है। जैसे एक द्रव्यमान पिंड ये हो गया A और दूसरा द्रव्यमान पिंड हो गया B, इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश क्या करेगा, ये कार्य करता है। यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या करता है, कार्य करता है। अब इंपॉर्टेंट बात, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, दुर्बल होता है, किंतु इसकी परास जो होती है वो ज्यादा होती है। याद रखिएगा आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कौन सा बल है सर, ये दुर्बल बल है, और लेकिन इसकी परास कैसी होती है सर, इसकी परास होती है दीर्घ परास। दीर्घ परास का मतलब है यह बल जो है परमाणुवीय दूरी से लेकर आकाशीय जो पिंड है, आकाशीय जो पिंड है वहां तक ये बल कार्य करता है। लेकिन है कौन सा बल, दुर्बल बल है, लेकिन इसकी परास जो होती है वो ज्यादा होती है। याद रखिएगा आप लोग कि आपसे सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की परास कैसी होती है, तो ये दीर्घ परास वाला बल होता है किंतु दुर्बल बल होता है। जब अपन नाभिकीय बल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन, नाभिकीय फोर्स की बात करेंगे, तो नाभिकीय बल जो होता है प्रबल होता है, लेकिन वो लघु परास का होता है। कैसा होता है, लघु परास का होता है, क्योंकि नाभिक जो होता है
वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। तो प्रबल बल होता है लेकिन उसकी परास जो होती है वो कम होती है। आगे समझ में, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है लेकिन इसकी परास जो होती है वो ज्यादा होती है। परमाणुवीय दूरियों से लेकर आकाशीय पिंडों तक यह गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नाभिकीय बल जो है प्रबल बल है सर, लेकिन इसकी परास जो होती है वो क्या होती है, लघु परास होती है। क्या क्या समझ में। उसके बाद देखना, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रकार का संरक्षी बल है, एक प्रकार का सेंटर फोर्स है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाला होता है, क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, संरक्षी बल होता है और केंद्रीय बल होता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, आंतरिक बल है और अन्योन्य क्रिया बल है। ये दो पिंडों के बीच में ही लगने वाला बल होता है। तो इतनी फैक्ट हमें किसके लिए याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। क्या क्या याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रकार का आकर्षणकारी बल होता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्यमान पिंड जो है उस पर कार्य करता है और दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, दुर्बल है किंतु दीर्घ परास का बल है, परमाणुवीय दूरियों से लेकर आकाशीय दूरियों तक कार्य करता है, एक प्रकार का संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाला है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, आंतरिक बल है और अन्योन्य क्रिया बल है। याद रखिएगा आप लोग, ये सारी बात जो है आपसे पूछी जा सकती है गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित 50 शब्द में कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं और इसकी महत्वपूर्ण बातें आपको उसमें बता देनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करते हैं, जी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, महत्वपूर्ण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, देखो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटी फोर्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। अपन बात करें कि एकांक जो द्रव्यमान है उस पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय बल है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है एफ, उस पर एकांक द्रव्यमान जो है एम, उस पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय बल जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जी बराबर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, जी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन एम। एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाला, एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं या उसे ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं और एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल, एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। या हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, कि सामान्य शब्द में हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है और जिस त्वरण से वो पृथ्वी की ओर आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तो उसका जो त्वरण है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो दो तीन बात हमें समझ में आएंगी, लिखेंगे हम इसे कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं और एकांक द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन एम होता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से जिस त्वरण से पृथ्वी की ओर आती है और पृथ्वी की ओर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है गुरुत्वीय त्वरण का, मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखना आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण जो है जी, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक प्रकार की सदिश राशि होती है ये, और विमा क्या होगी इसकी, m0 L1 T-2 होती है। मीटर मतलब L1 और T-2 होगी और विमा क्या होगी इसकी, m0 L1 और T-2 इसकी विमा होती है।
अब आगे बात करें, हमारे पास आया कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो हमें पता है कि G बराबर क्या हो गया, F अपॉन M होता है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि F बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं F का वैल्यू इनपुट करता हूँ, तो G बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ रख सकता हूँ, और बटा में क्या है, हमारे पास M है। तो हम इस स्मॉल m से इस स्मॉल m को काट देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर आता है। बिल्कुल तसल्ली से समझना कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो G बराबर F अपॉन M आता है। F का वैल्यू पहले पढ़ चुके हैं, F बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पहले पढ़ चुके हैं हम। और यहाँ पर हमने क्या किया, F का वैल्यू मैंने इनपुट किया Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट चुका है, तो G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या कहलाता है सर, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर क्या कहलाता है सर, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। G इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अपन हम बात करें, m जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और यदि अपन r को पृथ्वी की त्रिज्या माने तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या, 6400 किलोमीटर होती है। हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण जो है वह क्या फॉर्मूला आया, G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया उसे वापस समझ लेते हैं कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। G बराबर F अपॉन M होता है सर। F का वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं कि F जो होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। F का वैल्यू मैंने यहाँ इनपुट किया और इस m से ये m कैंसिल कर दिया, तो Gm अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त होता है। तो देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपसे फैक्ट बात पूछी जा सकती है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, नहीं करता। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि पृथ्वी की सतह के लिए ये आर जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर मानूं तो G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर जिस त्वरण से गिर रही होती है तो उसका जो त्वरण है जिससे वो गिर रही हैं तो वही त्वरण क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हम प्राप्त कर चुके हैं, G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें अपन, ये हमें प्राप्त हो चुका है G बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे इसको समझते हैं कि पृथ्वी का घनत्व मैंने रो मान लिया। पृथ्वी का घनत्व क्या मान लिया मैंने, रो मान लिया। तो द्रव्यमान जो होता है m बराबर क्या होता है, d अपॉन जो द्रव्यमान जो है घनत्व होता है d अपॉन d बराबर m अपॉन v होता है। और m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू वी। हम हमेशा पढ़ चुके हैं ये वाली बात कि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान अपॉन आयतन जो है वो क्या होता है, घनत्व होता है। d बराबर क्या होता है, m अपॉन v होता है। तो हमें m का मान निकालना है तो d और v को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि m बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व हो जाएगा। घनत्व मैंने क्या मान रखा है, रो मान रखा है। क्या मान रखा है मैंने, रो मान रखा है। आयतन क्या होता है, v क्या है, आयतन है। और गोले का जो आयतन है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि आयतन जो है वो कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और घनत्व पृथ्वी का मैंने रो मान लिया, तो G बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने देखो G बराबर कैपिटल G, M का वैल्यू मैंने यहाँ इनपुट किया है 4/3 पाई आर क्यूब रो। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 4/3 पाई आर
क्यूब रो कहाँ से आया, तो वापस में समझाने की कोशिश करूंगा। यदि पृथ्वी का घनत्व मैंने रो मान लिया है तो हमें पता है कि घनत्व जो होता है D बराबर m/v होता है। m का वैल्यू निकालना है तो m बराबर हो जाएगा D मतलब घनत्व इंटू आयतन। तो आयतन जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और रो जो है वो घनत्व है, वहाँ घनत्व D है, यहाँ मैंने रो मान लिया तो 4/3 पाई आर रो जो है मैंने किसका मान रख दिया है, m का मान रख दिया है। तो G बराबर कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर रो अपॉन आर स्क्वायर हो चुका है यहाँ पर। अब आप लोग देखोगे कि ऊपर वाली समीकरण में आर क्यूब है और नीचे क्या है बटा में R2 है। तो ये R2 से यहाँ पर R3 है तो यहाँ क्या बच गया, केवल R बच गया अपने पास। R2 से R2 कैंसिल हो चुका है। तो समीकरण क्या बची हमारे पास, स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर रो हमारे पास बचा है। और g बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर रो जी, 4/3 पाई आर रो जी, इसको अपन लिख सकते हैं। ये भी किसका फॉर्मूला है, g का फॉर्मूला है गुरुत्वीय त्वरण का। और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ये भी है g बराबर gm/r² है। हमने m का मान रखे क्या कर लिया, इसको और मॉडिफाई कर लिया, g बराबर 4/3 पाई आर रो जी भी इसका मान होता है। समझ चुके होंगे आप लोग, एक बार और समझ लेते हैं। g बराबर gm/r² होता है, बिल्कुल होता है सर, पढ़ चुके हैं हम। यदि m का वैल्यू, m क्या है यहाँ पर द्रव्यमान होता है, हमें पता है कि d बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। लेकिन मेरे को m का मान चाहिए तो m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू वी। d का मतलब होता है घनत्व, m का मतलब होता है, d का मतलब होता है घनत्व, v का मतलब होता है आयतन और m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो मैं m का मान निकालूंगा आयतन इंटू घनत्व। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और घनत्व मैंने पृथ्वी का क्या मान लिया, रो। तो m का वैल्यू मेरे पास आ गया 4/3 पाई आर रो क्यूब आ गया। ठीक है, मैंने m का वैल्यू इनपुट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास r² है तो r² से r² कट गया तो ऊपर क्या बचा, r। इस प्रकार g बराबर कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर रो हमारे पास शेष रह जाता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, g बराबर 4/3 पाई आर रो कैपिटल G। इस प्रकार ये वाला सूत्र भी इसका है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है। अब यहां से अपन बात करें इंपॉर्टेंट बात कि पृथ्वी की सतह के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो ये याद रखना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ट्रिपल स्टार मार्क करूंगा। पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह के लिए जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। आपसे पूछा जाए कि जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ जी का वैल्यू आता है तो इसे अपन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये राउंड फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन फैक्चुअल याद रखना है आपको डाटा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। या अपन इसको 981 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर, या अगर फिट में माने तो 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है। तीनों बता दी मैंने आपको। यदि जी का मान आपसे पूछा जाए तो सामान्यतः 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें हो सकता है वो तीनों ऑप्शन ये दे दे आपको, तो तीनों तरीके से याद रखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यदि सेंटीमीटर में बात करूंगा तो 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यदि फिट की बात करूंगा तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा। आगे समझ में आपको। उसके बाद बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं कारक। सबसे पहले बात है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार, हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार न होकर क्या है, अंडाकार है। कुछ हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी है, अंडाकार है। हमें पता है कि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की जब हम संरचना देखते हैं तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो भूमध्य रेखा पर इसका त्रिज्या जो होगा वह ज़्यादा होता है, और जो ध्रुव होते हैं उस ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या कम होती है। अपन बात करें कि जो इक्वेटर हैं, इक्वेटर पर इसकी जो त्रिज्या है वो ज़्यादा होती है। और अगर अपन पोल की बात करें, पोल की बात करूँ तो इसकी त्रिज्या पोल पर क्या होती है, कम होती है। और हमें पता है कि G इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। हम समझ चुके हैं कि जहाँ R का मान ज़्यादा होगा
वहां जी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के मध्य व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो आर का मान जिस जगह का ज्यादा होगा, आर मतलब त्रिज्या, जहां पर पृथ्वी पे त्रिज्या ज्यादा होगी वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। और देखिए ध्रुवों पर जो है, और जहां पर आर का मान कम होगा वहां जी का मान ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, आप लोग प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कि सबसे पहले बात कर रहा हूं पृथ्वी का आकार, पृथ्वी गोलाकार न होकर कैसी है, अंडाकार है। पर भूमध्य रेखा पर त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, और ध्रुव पर त्रिज्या कम है। और हमें पता है कि जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। जहां आर का मान ज्यादा होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो आर का मान कहां पर होता है ज्यादा, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज्यादा होती है। तो यहां पर जो भूमध्य रेखा पर अपन बात करें तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ध्रुवों पर आर का मान, ये तो किसके लिए बात होगी, इक्वेटर के लिए बात हो गई। और ये किसके लिए बात होगी, पोल के लिए। इक्वेटर पर आर का मान ज्यादा होता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। पोल पर आर का मान कम होता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो ध्रुवों पर ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, इक्वेटर की तुलना में। पहली बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात है ऊंचाई का प्रभाव। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है जी का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। याद रखना आप लोग, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, कहां से, पृथ्वी की सतह से। जैसे पृथ्वी की सतह ये है, इससे h ऊंचाई पर अगर आप जा रहे हो, ऊंचाई बढ़ रही है, तो जी का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जी का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब आपसे सत्य असत्य में पूछा जाएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो जी का मान बढ़ता जाएगा, नहीं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार तीसरा, गहराई का प्रभाव क्या होता है। जैसे पृथ्वी की सतह है ये, और इससे अपन डी गहराई पर जाते हैं। कहां पर जाते हैं, डी गहराई पर। चाहे ऊंचाई पर जाएं चाहे गहराई पर जाएं, जी का मान हमेशा कम होता है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे डी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक बात हमारे को समझ में आ गई कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर अपन जाते हैं तो जी का मान कम होता जाएगा। समझ चुके हैं कि जी का मान ऊंचाई बढ़ने पर घटता जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी में सतह से जब हम अंदर की ओर जाते हैं, गहराई की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। डी का मतलब है गहराई बढ़ रही है तो जी का मान कम होता जा रहा है। आगे समझ में आप लोगों को। तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर ज्यादा है और ध्रुव पर कम है। और हमें पता है कि जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जिस जगह की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। इस वजह से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान भी कम होता जाएगा। अब आता है पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन का प्रभाव। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल की कितनी गुना, 17 गुना कोणीय चाल से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर कौन सी स्थिति आ जाएगी, भारहीनता की स्थिति महसूस की जाएगी। और वेरी मोस्ट लाइन लिख दी है यहाँ पर, ये आपको परीक्षा में मिलेगी ये। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान जो कोणीय चाल से कितने गुना से चल रही है, अधिक 17 गुना कोणीय चाल से अगर गुणन करने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर कौन सी स्थिति आ जाएगी, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में एक दिन की जो अवधि है वो 84.6 मिनट या 1.412 घंटे की होगी, या यूं कह सकते हैं 1.5 घंटे का दिन हमें नजर आएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल की 17 गुना कोणीय चाल से अधिक घूर्णन करने लग जाए, वर्तमान कोणीय चाल की 17 गुना कोणीय चाल घूर्णन चाल से घूर्णन करने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर कौन सी स्थिति आ जाएगी, भारहीनता की स्थिति हमें महसूस होगी। भूमध्य रेखा पर किसकी स्थिति महसूस हो जाएगी अपन को, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। और एक दिन की जो अवधि है वो कितनी हो जाएगी, 84.6 मिनट की या 1.412 घंटे की हो जाएगी, या 1.5 घंटा अपन राउंड फिगर में मान सकते हैं। तो आज की क्लास अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा आज गुरुत्वाकर्षण बल,
इसे एक बार फटाफट और रिवाइज करा देता हूं मैं आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो द्रव्यमान पिंड होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम आया किसके लिए, दो बिंदु द्रव्यमान पिंडों के लिए। ब्रह्मांड में स्थित दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अपन जब समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² आता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो G अपन लगाते हैं। G क्या है, यहाँ पर गुरुत्वीय स्वार्थिक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। कई बार तो ये वैल्यू ही पूछ ली जाती है, G का मान बताइए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। CGS पद्धति में अगर पूछा जाएगा तो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद हमने पढ़ा महत्वपूर्ण बातें कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षणकारी बल है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्यमान पिंड पर कार्य करता है। यह बल दो द्रव्यमान पिंडों को मिलाने वाली रेखा के जो है अनुदिश रेखा उस पर कार्य करता है और दुर्बल बल है किंतु परास इसकी ज्यादा है। परमाणुवीय दूरियों से लेकर आकाशीय पिंडों तक ये बल कार्य करता है। उसके बाद संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाला बल है, आकर्षणकारी बल है, आंतरिक बल है, अन्योन्य क्रिया बल है, ये और क्रिया प्रतिक्रिया बल भी है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। जी की विमा निकाली मैंने तो देखो F बराबर G m1 m2 अपॉन r² होता है तो G को बाहर निकाल लिया तो F r² अपॉन m1 m2। F क्या है सर, यहाँ पर बल है, बल की विमा होती है m1 l1 t-2। बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है। r क्या है, यहाँ दूरी तो l² हो जाएगा। m2 जब ऊपर जाएगा तो m-2 हो जाएगा और यहाँ पर m1 है तो यहाँ पर एक m1 शेष रह जाएगा m-1। L1 L2 से मल्टीप्लाई होगा तो L3 और t-2। तो ये विमा याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की विमा आपसे पूछी जा सकती है m-1 L³ t-2। ठीक है, बात करें गुरुत्वीय त्वरण की कि पृथ्वी का जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है सर, ये भी पता है हमें। उसके बाद अपन बात करें कि एकांक द्रव्यमान जो है m, उसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है F, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो G बराबर F अपॉन m हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है गुरुत्वीय त्वरण का। या ये कह सकते हैं कि मुक्त रूप से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो जिस त्वरण से गिरती है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सदिश राशि होती है। विमा जो होती है m0 l1 t-2 होती है। हम यहां से बात कर रहे हैं G बराबर F अपॉन m। F का वैल्यू हमें पता है G m1 m2 अपॉन r²। F का वैल्यू मैंने यहाँ रखा और हमारे पास स्मॉल m1 और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दिया तो G बराबर gm अपॉन r² हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमें पता लग रहा है कि G इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r² होता है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि G का जो स्मॉल g का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और पृथ्वी की सतह के लिए मैंने स्मॉल r बराबर कैपिटल R मान लिया त्रिज्या को, तो G बराबर gm अपॉन r² हो जाएगा। यहां से मैंने m जो है इसका मान निकाला तो हमें पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। m का वैल्यू निकाला मैंने आयतन इंटू घनत्व करके। आयतन जो होता है गोले का 4/3 πr³ होता है। घनत्व मैंने पृथ्वी का रो माना। तो इस प्रकार m का जो वैल्यू है हमारे पास आ गया 4/3 πr³ रो। यहाँ बटा में हमारे पास r² है तो r² से r² काट दिया तो ऊपर क्या बचा, हमारे पास r बच गया। तो g बराबर जी हमारे पास स्मॉल g बराबर g इंटू 4/3 πr रो, या ऐसे लिख सकते हैं g स्मॉल g बराबर 4/3 πr रो g लिख सकते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण आ गया। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है सर, हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी की सतह के लिए 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। या हम डाइन में सेंटीमीटर में बात करें तो 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिट में बात करें तो 32 फीट पर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करूं मैं
तो हम बात करें सबसे पहले पृथ्वी का आकार, पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार होती है और त्रिज्या जो होती है ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। तो जहां त्रिज्या ज्यादा होगी वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा और ध्रुवों पर ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी सर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे पृथ्वी में गहराई बढ़ती जाएगी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से अगर घूर्णन करने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी और दिन की अवधि जो है वो 1.5 घंटे का दिन होगा, यूं कह सकते हैं 84.6 मिनट का दिन होगा, या अपन राउंड फिगर में बात करें 1.5 हावर्स का दिन होगा यदि अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना पर अधिक कोणीय चाल से गति करने लग जाए। इस प्रकार हमने आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करी है। इसके आगे की बात हम कल करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।